जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए आज हम वीडियो के अगले चरण में चलते हैं और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन करते हुए भगत सिंह ने इस देश को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसको हम इस तरह से समझते हैं। मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य ये भी नहीं है कि बहुत लोग देखेंगे। मैं नहीं जानता कि इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, परंतु इतनी बात जरूर है कि देश की आज़ादी में हम लोगों का दुर्भाग्य था। पता नहीं उस समय इस धरती पर रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। उससे ज़्यादा दुर्भाग्य ये है कि जब पढ़ने को मिलता है कि हम लोगों के परिवार का कोई सदस्य अगर स्वतंत्रता सेनानी नहीं है या देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका नहीं निभाया है, तो थोड़ा सा जरूर संतोष नहीं होता कि आखिर में परिवार के जो पूर्वज हैं वो भी रहे होंगे। तो इस श्रद्धांजलि के माध्यम से हम उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम कर तो कुछ नहीं सकते, परंतु इसके माध्यम से याद करके, जन जागृति करके लोगों के बीच में अमर बलिदानी भगत सिंह के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। लोग जान सकें, जो भी लोग इस प्रकार के हैं वो इसको समझ सकें। आइए, आप सभी लोगों से बात हुआ था कि सैंडर्स का वध हुआ और उसके बाद लाहौर से सभी लोग इधर उधर जाने की तैयारी करने लगे। फिरोजपुर, अमृतसर आदि जगहों पर लोग चले गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि भगत सिंह को वहां से निकालना, और भगत सिंह को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि सैंडर्स के वध के समय 2-3 ऐसे पुलिसकर्मी थे जो भगत सिंह को सीधे सीधे साफ साफ देखे थे। अर्थात अब भगत सिंह को निकालने के लिए उनका होलिया भी बदलना पड़ेगा, तब जाकर के भगत सिंह वहां से निकल सकते थे। भगत सिंह ने इससे बचने के लिए अपने केश को कटवा लिया, अपना दाढ़ी इत्यादि जो भी थे उस सारी चीज को सफाया कर दिया। परंतु उस समय भगत सिंह युवा अवस्था में थे, तो दाढ़ी इत्यादि भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और इसके कटवाने के बाद क्या वो अपनी पहचान को छिपा पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं दिख रहा था। सभी लोग चिंतन कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर आगे इसमें श्री यशपाल जी अपनी पुस्तक सिंहावलोकन के प्रथम भाग में इस प्रकार लिखते हैं कि चिंतन हुआ कि भगवती भाई मेरठ केस में वारंट होने की आशंका के कारण वो फरार चल रहे थे, और उस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था। कांग्रेस के अधिवेशन में भगवती भाई जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने दुर्गा भाभी जी से कहा था कि क्या तुम चलोगी कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में। उन्होंने कहा मेरा क्या काम वहां, क्या करूंगी मैं। और भगवती भाई वहां पर चले गए। अब एक दिन सुखदेव लगभग रात में 8 बजे आते हैं, और उन दिनों भाभी जी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से हम जानते हैं, उनकी कितनी वीरता की प्रशंसा किया जाए, जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम ही है। भाभी जी उस समय संस्कृत का ज्ञान ले रही थी, और वो अपने पड़ोसी के सहयोग से, या एक पड़ोसी महिला उनके साथ मिलकर के एक अध्यापक की नियुक्ति कर लिया था उन्होंने, और संस्कृत का ज्ञान ले रही थी। सोचिए, ऐसे विषम परिस्थिति में संस्कृत के प्रति श्रद्धा जताते हुए भाभी जी कितनी विदुषी रही होंगी, ये समझने की बात है। अब सुखदेव जी रात में 8 बजे आते हैं, भाभी जी को एक और बुलाते हैं, एक किनारे ले जाते हैं और कहते हैं कि आप कहीं बाहर जा सकती हैं। भाभी जी ने कहा, कहाँ, क्या काम है, बताओ। तो उन्होंने बताया कि लाहौर में जो सैंडर्स का वध हुआ है, उससे एक आदमी को बचा करके लाहौर से निकालना है, और निकालना भी है तो शर्त उसमें यह है कि मेम साहब बन करके निकालना है, मतलब उनकी पत्नी बन करके निकालना है। सोचिए कितनी कठिन बात थी। और ऐसी भी बात है कि गोली भी चल सकती है, जान भी जा सकती है, ये भी आप समझ लीजिए। भाभी जी ने कहा कौन है आदमी। उन्होंने कहा कि कोई भी हो, अगर आप तैयार होती हैं तो मैं उसको बुलाऊंगा। भाभी जी अचानक तैयार होती हैं, दुर्गा भाभी, और वह तैयार होकर के कहती है कि ठीक है मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा तो फिर आप संस्कृत भाषा का ज्ञान अभी आप बंद कर दीजिए, और तुरंत आज वो आदमी आएगा, रात में यहीं ठहरेगा, और उसके बाद आपको सुबह लेकर के निकलना है। कुछ देर बाद सुखदेव के साथ एक लंबा जवान हट्ठा ओवरकोट पहने हुए, हैट पहने हुए एक आदमी आता है, जिसके साथ एक नौकर है। भाभी ने उन्हें कमरे में बैठा दिया, स्वयं भी बैठी और नौकर
और सुखदेव की ओर देखती रह गई। तो कारण यह था कि एक अपरिचित आदमी था और घर में आया था। तो सुखदेव को जब देखती हैं तो सुखदेव ने कहा कि भाभी जी जरा ध्यान से देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं? दुर्गा भाभी ने जब उस आदमी को देखा तो अचानक कहीं भगत, तो भगत सिंह और सुखदेव दोनों हंस पड़े और ठहाके लगाने लगे। फिर बहुत सारी बातें हुई। रात बीता, सुबह तड़के 5 से 6 बजे के लगभग कलकत्ता मेल से उन लोगों को निकलना था। भगत सिंह ओवरकोट पहने हुए, टोपी लगाए हुए, दुर्गा भाभी अपने हाथ में अपने बच्चे को लिए हुए और मेम साहब के रूप में, जैसे एक अंग्रेजियत मेम साहब है वो ऐसे रूप में वह दोनों लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं। और भगवती भाई का जो लड़का सचिंद्र नाथ बोहरा इंजीनियर, उस समय 3 वर्ष का था भगवती भाई का लड़का, और उसको गोद में लिए हुए वो आगे बढ़ती हैं। अब देखिए, रूप को बदलने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया था कि कोई पहचाने ना। भाभी जी ने, दुर्गा भाभी जी ने और भगत सिंह ने भी प्रयास किया था। राजगुरु की स्थिति थी कि वह नौकर के वेश में, भगत सिंह के साथ नौकर के वेश में सामान को कंधे पर उठाए हुए चल रहे थे। चंद्रशेखर आजाद क्या थे? आजाद तो आजाद हैं। चंद्रशेखर आजाद राम नामी दुपट्टा लिए हुए, चंदन टीका लगाए हुए और हरिओम हरिओम का ओंकार करते हुए मथुरा के पंडा बन गए और इसी ट्रेन में एक डिब्बे में बैठ गए। सोचिए, इन क्रांतिकारियों की बौद्धिक क्षमता कितनी बड़ी थी और इन क्रांतिकारियों के अंदर किस प्रकार का साहस था। और सारे लोगों के पास माउजर थे, रिवाल्वर थे, पिस्टल थे, जो भी हथियार थे भरे हुए थे, क्योंकि कभी भी पुलिस का संदेह हो सकता है और फायरिंग हो सकती है। लेकिन ये हमारे वीर जवान, जिनके दम पर इस देश को आजादी मिली, ये सभी लोग अपने प्राण देने तक के लिए तैयार रहते थे। अब वहां से जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर आई। लखनऊ स्टेशन पर राजगुरु आजाद तो पहले ही उतर चुके थे और फिर उसके बाद बहादुर भगत सिंह और आधुनिक दुर्गा भाभी प्लेटफार्म पर उतरे। प्लेटफार्म पर उतर करके उन्होंने कलकत्ता में तार मार दिया सुशीला दीदी को, और उन्होंने ये तार मार दिया कि हम और भाई साहब आ रहे हैं। वे सुशीला दीदी कलकत्ता में से छज्जू राम की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी की शिक्षण अभिभावक थी और उन्हीं की 3 मंजिली कोठी में रहती थी। जब उन्होंने इस बात को सुना कि भाई साहब आ रहे हैं तो आश्चर्यचकित हुई कि ये दुर्गा, और नाम भी उन्होंने अपना दुर्गा नहीं लिखा, दुर्गावती लिखा, तो वो समझ नहीं पाई। फिलहाल तार गया तो वो दोनों लोग कलकत्ता स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। भगत सिंह, दुर्गा भाभी कलकत्ता स्टेशन पर उतरे और जब भगवती भाई और सुशीला दीदी वहां उपस्थित थे, भगवती चरण ने जब दुर्गा भाभी को देखा तो इतना गौरवान्वित हुए, कहे कि आज मुझे तुम्हारे साहस का मुझे अंदाजा हुआ और तुम किस प्रकार से, किस स्तर से देशभक्तों के प्रति स्नेह रखती हो और देश के प्रति स्नेह रखती हो। आज मुझे साहस हुआ, वाह, मैंने आज तुझे पहचाना। भगवती चरण अपनी जगह के अकेले व्यक्तित्व थे। अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर किसी के भी मन में कुछ इधर उधर की बातें आ सकती हैं, परंतु भगवती चरण तो भगवती चरण थे। और सचमुच में भगवती चरण और दुर्गा भाभी की क्रांति की जोड़ी को अगर प्रणाम किया जाए, नमन किया जाए, उस पर वर्णन किया जाए तो भी बहुत सारे एपिसोड बढ़ेंगे। लेकिन दुर्गा भाभी ने जो साहस दिखाया भगत सिंह को आगे ले जाने के लिए, भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता पहुंचाने के लिए, उसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है। आज हम अपने निजी स्वार्थ को लेकर के समाज में घूम रहे हैं, निजी स्वार्थ को लेकर के समाज को लूटने और बरगलाने का कार्य करते हैं, परंतु सोचिए इतना त्याग के बाद उन क्रांतिकारियों ने इस देश को आजादी दिलाई। अब हुआ क्या, आगे चलते हैं, कहानी कितनी सुंदर है। भगत सिंह और दुर्गा भाभी एक दिन होटल में रहे, दूसरे दिन सेठ छज्जू राम की कोठी में चले गए और 1 सप्ताह से अधिक वहीं रहे। सेठ छज्जू राम की कोठी सीआईडी से थोड़ी सी सुरक्षित थी, कारण कि वह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे और उनकी कोठी भी बहुत बड़ी थी। भगत सिंह सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर रहे और निकलते नहीं थे, लेकिन सुशीला देवी ने लक्ष्मी देवी को, अर्थात छज्जू राम की जो पत्नी है, उनको बता दिया था कि ये कौन है, कहां से आए हैं। लक्ष्मी देवी की
भी साहस की हम प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया, और भगत सिंह का जितना भी उन्होंने उनके पास क्षमता थी, भोजन पानी से लेकर हर चीज का समय समय पर ध्यान रखा, और घर वालों को बताया कि एक आदमी है जो बीमार पड़ गया है आते समय यात्रा में, और वो घर में से इसलिए बाहर नहीं निकलता है, ऐसा माहौल बना के घर में रखा। भगत सिंह जब कलकत्ता पहुंचे तो वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। राजनीतिक दृष्टि से वातावरण बहुत उत्तेजनात्मक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कमीशन था, जिससे सरकार से ये मांग की जानी थी कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुरानी विचारधारा के थे, जो अलग ढंग से आजादी की मांग कर रहे थे, परंतु एक वर्ष की मांग के लिए ये लोग अड़े हुए थे। और माहौल भी पूरे भारत में इसलिए गर्म था कि सैंडर्स का वध हुआ, वध के बाद कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए पूरे भारत में जगह जगह शक्ति थी और जगह जगह लोग इस बात को समझते थे। देश की आजादी के लिए सोचिए, कल्पना करिए कि अगर हमें सीधे चलना हो, समाज के साथ सीधे समाज के बीच में निकलना हो आसान है, परंतु अगर हम अपने ऐसी अवस्था में अपने जीवन को लेकर के चलें जिस पर हमको पता रहे कि हमारा जीवन कभी भी खतरे में है, कभी भी गोली मारी जा सकती है, किसी भी समय हमारी हत्या हो सकती है, तो कितने कठिन बात है। और ऐसे समय में जब संसाधनों की कमी थी, उतने ट्रेन नहीं थी, बसों की व्यवस्थाएं नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे और बहुत सारी चीजें नहीं थी, ऐसे समय में हमारे अमर बलिदानी भगत सिंह ने जो काम किया वो काम प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय शब्द भी उनके लिए छोटा है, परंतु दुर्गा भाभी का जो साहस, दुर्गा भाभी का जो साथ था भगत सिंह को वहां से निकालने में, वो उसके बारे में अगर पूरा विस्तृत वर्णन हो तो बहुत सारा समय बीतेगा। आज के लिए बस इतना ही। दुर्गा भाभी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसी महिला भारत की प्रत्येक महिला हो, ऐसे लोग भारत के प्रत्येक लोग जो लोग देश को आजाद करें। जय हिंद, जय श्री राम।